जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। दर्शक और श्रोताओं से मैं कई बार पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं। और इसलिए मुझे पत्रकारिता के जो गूढ़ता है और जो प्रतिद्वंदिता है उसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं तो अध्यापक रहा, बच्चों को मैंने पढ़ाया और जो पढ़ाया जाना चाहिए था वो मैंने पढ़ाया। जो मुझे लगता था कि इनको नैतिक ज्ञान की आवश्यकता है या सामाजिक ज्ञान की आवश्यकता है वो मैंने उन्हें दी और उन्होंने भी भरपूर स्नेह मुझे दिया और मुझे बड़ा आनंद आया। और वही जब से 7-8 साल से मैं टीवी चैनल्स में आ रहा हूँ, यूट्यूब चैनल्स पे आ रहा हूँ, मैं एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी प्रस्तुति रखता हूं। और मुझे जो पत्रकारिता की गूढ़ता है और जो बाकी चीजें हैं उसके बारे में बहुत बारे ज्ञान नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा भी कि स्वामी जी क्योंकि शिक्षक हैं इसलिए उन्हें नहीं पता बहुत सारी चीजें, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं, देखिए, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो लीगल प्रोफेशन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकार हो, जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो कॉमन रहते हैं। और प्रबंधन के जो सिद्धांत अपने छात्रों को मैंने बताए और जो आप लोगों से निवेदन करता रहा वही स्थिर हैं। चाहे मतलब द मैनेजमेंट इज ए लार्जर इशू देन एनी अदर फील्ड लाइक इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और जर्नलिज्म और लीगल प्रोफेशन और व्हाटएवर। तो इसकी जटिलताओं के बारे में मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। अच्छा, लेकिन कुछ लीगल इश्यूज हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं कि 4 प्रकार की स्थिति हो सकती है। एक पोजीशन जो आप स्टैंड ले रहे हैं वो लीगल हो या एथिकल हो। इसका माने लीगल, अच्छा, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो आप कह रहे हैं वो लीगल है, एथिकल है, लीगल है, अनएथिकल है, एथिकल है, लीगल है और अनएथिकल है और लीगल है। मतलब अनएथिक 4 स्थिति हो सकती है। कोई चीज जो आप कह रहे हैं वो अनएथिकल हो सकती है, वो एथिकल हो सकती है, लेकिन लीगल इलीगल नहीं होगी, वो एक अलग मुद्दा है। क्योंकि जो एथिकल चीजें हैं, एथिक्स जो है वो समय के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, समाज के अनुसार बदलती रहती है। जैसे आप लोगों को पता होगा, कुछ श्रोता दर्शक ऐसे होंगे जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के होंगे, क्योंकि मेरा सारा समय ईस्टर्न यूपी में बीता है तो मुझे पता है। वहां पे आप किसी को तुम नहीं कह सकते, आप किसी को तू तो कह ही नहीं सकते। तू का मतलब यह है कि आपने उसका अपमान कर दिया। तो हम लोग अगर रिक्शे वाले से बात करते थे, पान वाले से बात करते थे बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप कह के बात करते हैं। अच्छा, यही चीज अगर आप पंजाब हरियाणा के अंदर चले जाए तो वह पिता को भी तू कहते हैं, मां को भी तू कहते हैं। ये ईस्टर्न यूपी में आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका माने एथिक्स जो हैं वो चेंज होती रहती है, लेकिन लीगल चीज जो है वो लीगल है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो चीज लीगल है वो लीगल है, जो चीज इलीगल है वो इलीगल है। तो मैंने तो अपने जीवन काल में अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया, ये समझाया कि कोई भी ऐसा काम ना करो जो चाहे एथिकल हो लेकिन इलीगल हो। आपको देखना यह है कि कोई चीज लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो बिल्कुल मत करो, लीगल है तो करो। लीगल है तो तब करो, अगर वो एथिकल है तो भी कर सकते हो, अनएथिकल है तो भी कर सकते हो। अगर तुम्हारी एथिक्स से वो मेल खाती है तो तुम उसे कर सकते हो। एक सिद्धांत तो ये। दूसरा सिद्धांत ये, जो कानून कहता है और जो सही कानून कहता है, जो बात कहता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो दंड उसी को मिलेगा जिसने क्राइम किया। अगर पति ने क्राइम किया तो पत्नी को सजा नहीं मिल सकती, उसके बच्चों को सजा नहीं मिल सकती, उसके पिता को सजा नहीं मिल सकती। तो जिसने अगर क्राइम किया, अगर कोई इलीगल काम किया है, तो उसका उत्तरदायित्व और उसकी जवाबदेही उस आदमी की है, केवल
जिसने वो इलीगल काम किया है। अब एथिकल अनएथिकल पे तो लॉ पड़ता नहीं, तो जुडिशरी कहती है ये हमसे लेना देना नहीं। एथिकल, क्योंकि मुसलमानों की अलग एथिक्स हैं, हिंदुओं की अलग हैं, सिखों की अलग हैं, क्रिश्चियंस की अलग हैं, तो एथिक्स एथिक्स पे नहीं पड़ता, वो इलीगल और लीगल पे पड़ता है, नंबर एक। नंबर दो, लेकिन क्या ये उचित है कि जिस आदमी का खुद का इन्वॉल्वमेंट ना हो उसको भी इस बात की सजा दी जाए? क्या आप उस समाज से आते हैं, आप उस परिवार से आते हैं जिसमें किसी ने कोई अनएथिकल चीज की है, इलीगल नहीं की है लेकिन अनएथिकल चीज की है। अब एथिक्स और अनएथिक्स ये तो व्यक्तिगत सोच का विषय है। अच्छा, इसी विषय में जब मैं सोच रहा था तो मुझे यह लगा, जैसे एक चीज होती है लिंचिंग, जो पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रचलन पे आ गई है। लिंचिंग, लिंचिंग में क्या होता है कि एक भीड़ होती है, वो भीड़ इकट्ठी होती है, उसकी अपने कुछ एथिक्स होते हैं, उसकी अपनी कोई विचारधारा होती है, और वो किसी को पकड़ लेती है भीड़ और उसको मार देती है। जैसे पहलूकां का केस हुआ, बहुत सारे केसेस आपने पढ़े होंगे, नाम मुझे बहुत सारे याद नहीं है, एक पहलूकां का याद है। अब कोई आदमी गाय लेके जा रहा है, चाहे मुसलमान है चाहे हिंदू है, अब एक भीड़ आए 100 आदमियों की और उसे पकड़ के मार दे इसलिए कि तुम गाय को मारने के लिए ले जा रहे हो। वो कह रहा है भैया मेरा दुग्ध पालन का उद्योग है, घर में 20 गाय ऑलरेडी है, मेरा पेट ही इससे बढ़ता है मेरे परिवार का, और इस गाय को मैं खरीद के लाया हूं और ये लीगल पेपर से पेमेंट किया है, सारे मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए मार दिया जाता नहीं, तुम इसको मारोगे। क्यों मारेगा? अगर दूध देने वाली गाय हो उसको क्यों मारेगा? लेकिन मार दिया क्योंकि भीड़ ने कहा यह गलत था। तो एक लिंचिंग होती है। अच्छा, दूसरा मैंने ये देखा, जब से मैं मीडिया में आया हूं, जर्नलिज्म में आया हूं और पत्रकारिता के जो चैलेंजेस है उसको मैंने देखा है, मुझे लगता है कि मीडिया भी लिंचिंग करता है। जैसे आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत का केस चला था, अब वो सारे गोदी मीडिया लग गए थे, रियाज चक्रवर्ती, पता नहीं किस किस का नाम उछाल दिया था। वो उसके वहां गया, उसने वहां गांजा पिया, उसने वहां वो किया। बिहार के एक एक्स डीजी साहब थे, उन्होंने कोई बिहार के महाराष्ट्र सरकार और उनके पुलिस के खिलाफ स्टेटमेंट दे मारा, और उसके बाद पुलिस को बिल्कुल बदनाम कर दिया गया, उद्धव ठाकरे को बदनाम कर दिया गया और मीडिया लिंचिंग हो गई। बाद में फिर उसको सीबीआई ने लिया। अच्छा, सीबीआई की भी खबर को बहुत साल हो गए, 4-5 साल तो हो ही गए शायद, और सारी मीडिया लिंचिंग हो गई। रिया चक्रवर्ती की भी मीडिया लिंचिंग हो गई, बेचारी को क्या हो गया। और उसके बाद अभी तक सीबीआई ने ये नहीं बताया कि रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई हाथ था, लेकिन मीडिया ने मार दिया। इसी प्रकार कन्हैया की मीडिया लिंचिंग हुई। भाई, एक वो छात्र संघ अध्यक्ष था जेएनयू का, और एक जगह पे कहीं हिंदुस्तान विरोधी पाकिस्तानी समर्थक नारे लग रहे थे। कन्हैया कुमार क्योंकि अध्यक्ष थे तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के वहां चले गए, और जो नारे लग रहे थे वो लोग वहां से नारे लगा के भाग गए, उसकी वीडियो बन गई, और उसके बाद कन्हैया कुमार की मीडिया लिंचिंग हो गई। कन्हैया कुमार देशद्रोही है, पाकिस्तान समर्थक है, हिंदू विरोधी है। अरे क्या कन्हैया कुमार ने कोई पाकिस्तान समर्थन नारा? नहीं, उन्होंने नहीं लगाए थे, लेकिन उस भीड़ में मौजूद थे जिस भीड़ में नारा लगाए। अच्छा, जो नारे लगाए थे उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहा है कश्मीरी हैं कुछ, और वो चले गए, उनको किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन कन्हैया की तो बिल्कुल मीडिया ने ऐसी की तैसी कर दी, और बाद में खैर 4-5 साल उस बात को भी हो गए, कन्हैया पे भी कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ, बेचारा जेल भी रहा, उसके बाद निर्दोष साबित हो गया, और आज की तारीख में वो बिल्कुल, लेकिन मीडिया लिंचिंग हो गई। तो अब ये समझ में आता है मुझे कि मैं जिस मीडिया में आ गया हूं और जहां मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहां पे अगर आप उस भीड़ में भी बैठे हैं जिसमें किसी आदमी ने कोई नारा लगा दिया है, तो लोग आपकी भी लिंचिंग कर देंगे। अब ये कानूनी तौर पे भी गलत है, ये सामाजिक तौर पे भी गलत है, ये नैतिक तौर पे भी गलत है। अच्छा, जब आदमी कह रहा है जिसपे आप जिसकी लिंचिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, भाई एक चीज तो ये हो गई, 3 चीजें होती हैं, पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं। एक होती है संस्था, जैसे दी पब्लिक इंडिया एक संस्था है,
इसके जो मुख्य प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन सिंह हैं, जो इसको चलाते हैं, जो इसके संचालक हैं, और राम प्रकाश राय हो गए, बाकी लोग जो हैं वो इसके को मैनेजर्स हैं। ये इसको साथ साथ आनंदवर्धन सिंह का सहायता करते हैं और दी पब्लिक इंडिया के पार्ट हैं, और बहुत सारे पैनलिस्ट हैं। अच्छा, वो पैनलिस्ट आते हैं, पैनलिस्ट अपना विचार रखते हैं, और उसके बाद उनका उत्तरदायित्व तो वहीं तक सीमित होता है जहां तक वो अपने विचार रखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कल आनंदवर्धन सिंह जी या रामप्रकाश जी या अखिल स्वामी, फॉर दैट मैटर अखिल स्वामी, कोई ऐसी बात कह दे जो कि नैतिकता रूप से गलत है, लीगली गलत नहीं है लेकिन नैतिकता के रूप से गलत है, इट इज अनएथिकल, इन कुछ लोगों के दिमाग के हिसाब से वो अनएथिकल है, तो अखिल स्वामी को दंडित कीजिए, आप उसे सजा दीजिए जो आपके मन में आए। लेकिन मेरे गलती की वजह से आनंदवर्धन सिंह को, रामप्रकाश राय को और पब्लिक इंडिया को क्यों आप दंड देंगे भाई? उनका तो कोई दोष नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोमोटर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, एक एम्प्लॉइज होते हैं, एक बायर्स होते हैं, एक सेलर्स होते हैं। इंडस्ट्री में बायर्स होते हैं, हमारे यहां दर्शक श्रोता होते हैं, और सबका अपना अपना एक रोल है, और ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है सबसे मिला के। अब कोई कंज्यूमर कोई गलती करे, या सेलर कोई गलती करे, या रिटेलर कोई गलती करे, या प्रमोटर कोई गलती करे, तो उसके एम्प्लॉइज को तो दंड नहीं मिलता। सत्यम के केस में, सत्यम के जो टेक महिंद्राबाद में बन गई, उसके सारे एम्प्लॉइज को थोड़ी जेल भेज दिया गया, रामलिंगा राजू को भेजा, रामलिंगा राजू ने गड़बड़ की थी, एम्प्लॉइज का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अच्छा, ये अगर कहीं प्रूव होता है किसी एम्प्लॉय का उससे कोरिलेशन था, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का था, ऑडिट फर्म्स का था, कुछ एम्प्लॉइज का भी पता चला कि संबंध, वो भी जेल गए। लेकिन जिनका कोई संबद्धता नहीं थी, और बार बार वो कहते रहे साहब प्रूव करने दीजिए, हम तो कहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम तो कहते रहे कि गलत हो रहा है। अगर कोई आदमी उसमें विसिल ब्लोअर था और कह रहा था रामलिंगा राजू से कि आप गलत कर रहे हैं या अनुचित है, उसके बावजूद आप इसलिए दंड दे देंगे क्योंकि वो सत्यम के अंदर काम कर रहा था, तो ये मेरे ख्याल से लीगली भी गलत है और नैतिकता के रूप से भी गलत है। अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए ये 10 साल के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि साहब वो मुगलों ने मंदिर तोड़े और हिंदुओं में बड़ा अत्याचार किया, मान लिया किया, मुगलों ने किया। अच्छा, उस बात को कितने साल हो गए? मान लीजिए 350-400 साल हो गए, इतिहास का छात्र नहीं हूं मैं, मान लीजिए 400 साल हो गए, और मुगलों ने हिंदू मंदिर तोड़े। अच्छा, मुगलों ने जो किया वो तो किया, मुगल तो अपना यहां से राजपाट करके, जब हिंदू राजा और हम लोगों को अंग्रेज आ गए, उसके बाद शासन आ गया, लोकतंत्र आ गया, तो हम लोगों ने शासन संभाल लिया। मुगल तो अब है नहीं हिंदुस्तान के अंदर, होंगे कुछ कलकत्ता में होंगे, कुछ हैदराबाद, लेकिन मुट्ठी भर लोग होंगे। अब जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर है वो मुगल नहीं है, वो मुसलमान है। अच्छा, खुद ही ये कहते हैं, मुसलमान भी ये कहते हैं, हिंदू लोग भी ये कहते हैं कि जितने भी ये मुसलमान हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये हिंदुइज्म से कन्वर्टेड इस्लाम में गए हैं, ये बाबर इनके वंशज नहीं है। अब वो खुद कहते हैं हमारे बाबर वंशज नहीं। जैसे मैं जैसलमेर गया, तो जैसलमेर में जो वहां मुसलमान थे, जो हमारे जीप के ड्राइवर्स थे या ऊंट चलाने वाले थे, उन्होंने कहा सर हम लोग हिंदू हैं, मतलब राजपूत थे, अब हम लोग की 2-3 जनरेशन पहले हम लोग मुसलमान हो गए। अच्छा, तो इसका मतलब 400 साल पहले मुगलों ने जो गलत काम किया उसका दंड आप उन मुसलमानों को देंगे जो 2-3 पुश्तों से पहले हिंदू थे और उनका मुगलों से कोई लेना देना नहीं। तो ये यही हुआ कि भैया, जैसे आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी कि एक शेर को मन हुआ कि भेड़ को खा जाए। अब शेर ने कहा कि तुमने मुझे गाली दी भेड़ से। भेड़ ने कहा मैंने कहा साहब आपको गाली दी, मैं तो अभी भी आया हूं 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाप ने दी होगी गाली। उसने कहा नहीं, मेरे बाप ने भी कैसे दी होगी। उन्होंने कहा नहीं, वो तो मरे हुए, उनको इतने साल हो गए, आप तो अभी छोटे हैं। उन्होंने कहा नहीं बाबा, इन्हें बाबा कैसे दे सकते हैं जब बाप ही ने नहीं दी होगी। तो कहने लगे नहीं, तुम अपना झूठा पानी मुझे पिला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अच्छा, वो भेड़ ये कहती है कि साहब आप ऊपर की तरफ हैं जहां से भाव आ रहा है, मैं नीचे की तरफ से हूं जिधर भाव आ रहा है, तो मेरा पानी आप कैसे झूठा हो सकता है? आपका झूठा पानी में पी रहा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है महाराज, आप शेर हैं, आप जो
लेकिन शेर कहता नहीं मैं तुझे खाऊंगा क्योंकि तू झूठा पानी टेक्निकली नहीं पिला सकता वो, लेकिन उसको मार दिया गया। तो इस प्रकार की जो मीडिया लिंचिंग होती है, जिसमें आपकी जो पूरी इतिहास है, भाई जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप देखिए, एक भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं होगा 142 करोड़ लोग में, मैं नहीं मानता कि आरएसएस वाले भी देश विरोधी होंगे या कांग्रेस वाले देश विरोधी होंगे या आरजेडी वाले देश विरोधी होंगे या हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, सब देश प्रेमी हैं, मैं मान के चलता हूं, जब तक अनलेस एंड अनटिल दे प्रूव्ड दैट दे आर नॉट। अच्छा मान लीजिए कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है, जैसे आज ही आप देख रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर देख रहे हैं पैसा जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का चाइना की तरफ जा रहा है और हिंदुस्तान से निकल रहा है, तो हिंदुस्तान का शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है और चाइना का शेयर मार्केट बढ़ रहा है। अच्छा अब मान लीजिए इसी मामले में मैं मान लीजिए किसी फंड का फंड मैनेजर होता और मेरे को तो अपने शेयर होल्डर्स जो हैं, मेरे जो निवेशक हैं, उनको रिटर्न देना है, तो उस रिटर्न देने के चक्कर में मैंने अगर चाइना में निवेश कर दिया होता और भारत से पैसा निकाल लिया होता, तो ये जो लिंचर्स हैं, जो लिंचिंग करने वाले हैं, कह सकते हैं आप तो देश विरोधी हैं, आप तो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना से इंपोर्ट बढ़ाती चली जा रही है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है। अगर वो देश विरोधी नहीं, वहां झूला भी झूल लेते हैं लोग, बिरयानी भी खा लेते हैं, वो अगर देश विरोधी नहीं है तो भैया हम तो कंसिस्टेंटली ये कहते आए कि चाइना से इंपोर्ट बंद होना चाहिए, चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को झूला नहीं झुलाना चाहिए, पाकिस्तान जाके बिरयानी नहीं खानी चाहिए, हम तो रिपीटेडली कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं फंड मैनेजर हूं, क्योंकि मैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए इंडिया का, तो जो बेसिक क्वेश्चन मैंने कहा कि ये जो लिंचिंग होती है, फिजिकल लिंचिंग होती है, जो मीडिया की लिंचिंग होती है, ये मुझे परेशान करती है। लेकिन शिक्षक हूं तो मैं जब तक मेरे अंदर मेरे कथन पे या मैं अपने सिद्धांतों पे नहीं डिगता हूं तो मैं ये विचलित नहीं करती, क्योंकि सिद्धांत रूप में मैं ये मानता हूं कि जिसने क्राइम किया है या जिसने गलत किया है, अगर इलीगल किया है तो उसको स्यू कीजिए कोर्ट ऑफ लॉ में, अनएथिकल किया है, एथिकल और अनएथिकल के बड़ी थिन लाइनिंग है, उसके बीच में आप बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि आप उस गली से गुजरे, जिस गली के अंदर एक डकैत रहता था या चोर रहता था, या वो, ये गलत बात है, उससे पूछिए, उसको जवाब लीजिए, उससे कहिए कि वो जस्टिफाई अपनी चीज को कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्यों उसने किया था। लेकिन अगर मान लीजिए किसी आदमी के पिछले 40 साल के इतिहास में वो आदमी ने एक सिद्धांत लिया था और उस सिद्धांत से अचानक एक वीडियो के माध्यम से या एक स्टेटमेंट के माध्यम से वो डिग गया है, तो उससे पूछिए कि महाराज आप 40 साल से जो आपने एक सिद्धांत पकड़ा था उससे डिगे क्यों, और वो जवाब देगा। जैसे मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मैं बचपन में समाजवादी था, डॉक्टर लोहिया को मानता था, कांग्रेस विरोधी था। मैं तो खुद कहता हूं मैं कांग्रेस विरोधी था। अपने जीवन में मैंने शायद कांग्रेस को कम वोट दिया है, अपोजिशन वालों को ज्यादा दिया है। पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को दिया करता था, फिर जनता पार्टी को दिया, मोदी जी को नहीं दिया, अटल जी को दिया। लेकिन जब से मैंने राहुल गांधी का उदय देखा है और राहुल गांधी का व्यक्तित्व देखा है, तब से मैं कांग्रेस सपोर्टर भी हो गया हूं, इंडिया का भी सपोर्टर हो गया हूं, राहुल गांधी का स्टॉन्च सपोर्टर हो गया हूं। अब मैंने विचारधारा बदली है, क्यों बदली है मैं आपको बता रहा हूं। बचपन में मैं परिपक्व था, मैं नहीं समझता था, इसलिए मैं पंडित नेहरू को समझता था, अच्छे व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि जो बच्चा सुनता है वो करता है। जब मैं जवान हुआ तो मेरे को थोड़ी, और अब मैं बिल्कुल परिपक्व हो गया, 72 साल का हूं, तो अब मेरे को समझ में आया कि नहीं, कांग्रेस ने ही इस देश की नींव रखी है। और ये जो लोग भटकाने वाले लोग हैं, ये कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र और प्रपंच करके और मीडिया लिंचिंग करके, गोदी मीडिया के माध्यम से लिंचिंग करके लोगों का दिमाग खराब करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लिंचिंग भी नहीं होनी चाहिए और मीडिया लिंचिंग भी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।